जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग आज जो है क्लास 10th का टॉपिक रोजगार एवं सेवाओं का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास 10 का बिहार बोर्ड का जो है ना चैप्टर नंबर 5 है, जिसको हम लोग अभी है ना एक ही बार में ये पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो रोजगार का और सेवाएं जो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रोजगार क्या होता है और ये सेवा क्या होता है। ठीक है, रोजगार कहने का क्या मतलब है और हमारा सेवा कहने का क्या मतलब है। ठीक, तो रोजगार से हमारा अभिप्राय है कि देश में वो भी जो जितने भी हमारे मानव संसाधन है ना, वो अपने अपने ऐसे कार्यों में वो लगाते हैं जिससे वो क्या कर सके, देश की उत्पादकता को बढ़ा सके, है ना, सामान्य मानस को जो है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। ठीक है, तो जैसे भी आप हम जैसे देख सकते हैं कि जितने भी जो है लोग रोजगार में या सेवा में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, ये सारे जो जनमानस है उनका क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करेंगे कि रोजगार एवं रोजगार कहने का क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति अपने परिश्रम, है ना, परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जो है जीविकोपार्जन के लिए जब धन एकत्रित करता है और जो धन एकत्रित हो जाता है उसके पास, वो उसको क्या करता है ना, उत्पादन के क्षेत्रों में फिर उसको निवेश करता है। ठीक है, जब उसको निवेश करता है किसी उत्पादन के क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र क्या, एक नया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अतः जो रोजगार एवं सेवाएं हैं वह क्या होता है, जैसे जैसे सेवा क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार एवं सेवाएं भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अगर सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, अगर रोजगार बढ़ेगा तो सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे हमारा होगा आर्थिक विकास। ठीक है, अब आर्थिक विकास के लिए जो है सबसे पहले हम लोग देखिए, आर्थिक विकास के लिए हम लोग अब 3 क्षेत्रों पे हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, पहला हमारा है कृषि क्षेत्र, है ना, पहला क्या है हमारा कृषि क्षेत्र, दूसरा क्या है हमारा उद्योग क्षेत्र और तीसरा क्या है हमारा सेवा क्षेत्र। तो इस तरह से हम लोग जो है देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति रोजगार करता है तो वो क्या करता है, क्यों करता है, क्योंकि उसका आर्थिक विकास हो सके। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों में वो क्या करेगा, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम लोग उद्योग क्षेत्र बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र है ना, जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेवा क्षेत्र है ना, उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, देखिए अब सेवा क्षेत्र की जो है, अब हम लोग भूमिका को समझते हैं कि सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है रोजगार में। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का विकास जो है अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को अगर रोजगार चाहिए होता है तो वो सबसे ज़्यादा रोजगार हमें कौन उपलब्ध करा के देता है, तो सेवा क्षेत्र उपलब्ध करा के देता है। तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए जो है मानव का शिक्षित होना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है ना। जब तक कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसको जो है सेवा क्षेत्र में रोजगार होने की जो है संभावना बहुत कम है। आज हम आप जितने भी लोग पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को शिक्षित बना रहे हैं ताकि वो सर्विस ले सके, राइट। वो शिक्षा में जो है कहीं ना कहीं स्किल, आप लोग स्किल बढ़ा रहे होंगे अपने जो है ना, तकनीकी कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, क्यों, ताकि वो अपने आप को शिक्षित बना सके और वो क्या कर सके, रोजगार की प्राप्ति कर सके। ठीक है, देखिए भारत में जो है उच्च कोटि के उत्पादन के क्षेत्रों का जो है आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरह जब हम बिहार के पक्ष में जब हम लोग बात करते हैं तो ये बिहार के विकास के, है ना, बिहार के विकास के कार्यों जैसे कि जो है दूरसंचार सेवा हो गया, यातायात सेवा हो गया, चिकित्सा सेवा हो गया, है ना, स्वरोजगार सेवा हो गया इत्यादि का जो है व्यापक प्रसार के कारण जो है बिहार में सेवा क्षेत्र का भी विस्तार तेज़ी से हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है सेवा क्षेत्र को जो है हम लोग 2 भागों में बांट के देखते हैं। तो मासिक जो है, मासिक वेतन जब सरकार या राज्य सरकार देती है तो उसको हम लोग सरकारी सेवा कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि सैन्य सेवा है ना, रेल सेवा है। तो इन सारी सेवाओं में जो है मासिक वेतन कौन देता है, तो ये राज्य एवं देश, है ना, देश की सरकार देती है सरकारी सेवा की। तो जब ये सारा कार्य तो सरकार खुद नहीं कर सकती है, तो सरकार क्या करती है, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, है ना, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग को, संस्थाओं के सहयोग से जब हमारे पास क्या पहुंचाती है, काम पहुंचाती है ना, अथवा जो है क्या होता है, लोग जो है अपने स्वयं से भी क्या करते हैं, स्वरोजगार स्थापित करके अपने आप को लाभान्वित करते हैं, तो ऐसे को भी क्या बोलते हैं, गैर सरकारी सेवा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि दूरसंचार सेवा हो गया, स्वरोजगार सेवा हो गया, इस तरह। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं सेवा क्षेत्र का महत्व का, कि सेवा क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए
यहाँ पे जब आप ये किसान से लेके, है ना, दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि राइस का पैकेट है, तो इसमें क्या है कि किसान क्या कर रहे हैं, पहले खुद से उन्होंने उत्पादन किया किसका, चावल का, है ना। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब किसान उत्पादन करता है तो क्या हमारे पास सीधा चावल आता है किसान से? नहीं, बीच में बहुत सारे जो है प्रोसेसिंग होता है, उसके थ्रू हमारे आता है, हमारे पास क्या आता है, वो चावल आता है। लेकिन जब आप देखेंगे इस प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी तो मिलता है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है ना। जब किसान अपने द्वारा उत्पादन, है ना, श्रम एवं दक्षता के कारण क्या करते हैं, गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं, है ना, उससे क्या होता है ना, उससे रोज़गार के नए नए आयाम खुलते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये किसान खुद ही जो है क्या करे, बीच का जो काम है वो खुद ही करके हमारे पास अगर वो क्या करके आए, वो पैकेट बना के आए, 1 केजी 2 केजी का पैकेट अगर हमारे पास चावल को लेके आते हैं, तो क्या होगा, इससे हम तो लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ वो किसान भी लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि किस, है ना, जब किसी भी वस्तु के अंदर हम लोग उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं और उसको ऊंचे कीमत पर बेचते हैं, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वैल्यू एडेड बोलते हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग देखेंगे, अभी बात करते हैं कि रोजगार के सृजन के रूप में जो है सेवाओं की क्या भूमिका होती है। प्रशिक्षित व्यक्ति है, जो अर्ध प्रशिक्षित व्यक्ति है, जो या अप्रशिक्षित व्यक्ति है, उन तीनों की जो है ना, विकास की भूमिका, है ना, किसी भी देश के विकास में तीनों की बराबर भूमिका होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करें प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित, है ना, और अर्ध प्रशिक्षित की, तो हम लोग देखते हैं, आप सभी देखते होंगे, किसी अगर कंपनी के अंदर हम लोग बात करें, या हम लोग किसी भी देश के बारे में बात करें, या किसी भी संस्था के बारे में बात करें, तो उस संस्था में जो है उसके संस्था के विकास के लिए, उस कंपनी के विकास के लिए, उस देश के विकास के लिए, यह तीनों व्यक्ति उसमें क्या रहते हैं, बराबर से काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रशिक्षित व्यक्ति में क्या हो जाएगा, जिसके पास फुल्ली ट्रेंड है। अर्ध प्रशिक्षित में क्या है, उसके पास पूरा ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ वह भी थोड़ा ट्रेंड है। और जो अप्रशिक्षित है, जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन वो भी क्या है, बहुत सारे जो है वहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं। चलिए ठीक है, कि सरकार भी क्या करती है ना, रोजगार के सृजन के लिए बहुत विभिन्न प्रकार की क्या कहलाती है, कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सरकार के द्वारा जो है क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। जैसे पहला कार्यक्रम चलाया गया है कि काम के बदले अनाज, है ना, यह कब चलाया गया था, तो 14 नवंबर 2004 को यह कार्यक्रम चलाया गया था। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये कब चलाया गया, तो ये 1980 को चलाया गया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा कार्यक्रम जो है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसमें कब चलाया गया, तो यह चलाया गया 1979 को। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि सरकार ने क्या किया है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई है। आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ जब आप नीचे देखेंगे कि स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार योजना, है ना, जवाहर रोजगार योजना भी है ना, स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह के बारे में आपने पीछे के चैप्टर में अच्छे से और डिटेल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके ऊपर, है ना, कि कुल जो रोजगार है ना, किनाए देखे, है ना, इन योजनाओं में, है ना, इन योजनाओं में हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो योजना आई है उसमें लगभग 68% लोगों को रोजगार मिला है। वहीं पे हम लोग देखेंगे कि इन योजनाओं से, है ना, इन योजनाओं से लगभग 32% शहर के लोग बेरोजगार थे, उनको भी योजनाएं के थ्रू लाभान्वित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो है भारत का कंपैरिजन हम विश्व के स्तर पे करते हैं, तो 21वीं शताब्दी में विश्व को जो है सेवा क्षेत्र के, है ना, सेवा क्षेत्र में, है ना, भारत को जो है क्या किया गया है, भारतीय को श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है ना। हम लोग ज़्यादातर क्या है, वो श्रम शक्ति में जो है भारत सबसे अधिक, है ना, आगे हुआ। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले इंग्लैंड में जो है स्वास्थ्य सेवा या परिवहन सेवा में भारतीयों का जो श्रम शक्ति अधिक योगदान था। वहीं आज हम लोग बात करें अमेरिका में जो है अंतरिक्ष विज्ञान हो या फिर जो है सूचना प्रौद्योगिकी हो, है ना, इसमें भारतीय का जो है श्रम शक्ति का योगदान क्या होता है, ये सभी प्रकार से स्वीकार करते हैं कि हाँ, जैसे कि आप भी जितने भी IT कंपनीज़ के नाम जिसमें जो है वहाँ के जो है CEO कौन है, तो अपने भारतीय मूल के ही जो है बहुत सारे लोग, है ना, उच्च और प्रतिष्ठित पद पे बने हुए हैं। ठीक है, देखिए दक्षता और ज्ञान की वृद्धि के कारण जो है मानव पूंजी क्या होती है, स्वीकार
किया जाने लगा है कि जब उसमें एबिलिटी होगा, है ना, उसमें नॉलेज अगर किसी के पास है तो वो कर सकता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है क्या है कि युवाओं के देश में, है ना, युवाओं में क्या है अग्रणी देश माना जाता है। भारत में क्या है अपेक्षाकृत जो है दूसरे देश की, है ना, जनसंख्या में जो है युवा वर्ग अत्यधिक है, तो यहाँ रोजगार के भी अवसर क्या होंगे, अधिक होंगे। इसलिए सरकार क्या कर रही है हम लोगों के स्किल पे, है ना, शिक्षा पे अधिक खर्च। श्रम शक्ति के जो है हम लोग देखेंगे कि इतना ज़्यादा जो है रोजगार मिल रहा है, उसमें अब एक टर्म आएगा आपके लिए, वो क्या आएगा, आउटसोर्सिंग। क्या आएगा, आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है ना, अपने जो सेवाएं हैं, नियमित सेवाएं हैं, है ना, उसको चलाने के लिए क्या करती है ना, अपनी कंपनी के बजाय कहीं दूसरी बाहरी या विदेशी स्रोत से या किसी संस्था से क्या करती है ना, वह सेवा प्राप्त कर लेती है, तो उसे हम लोग बाह्य स्रोती कहते हैं। देखिए आप बाह्य स्रोती कहने मान अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में क्या करेगा वह जो है, अब उसको हमेशा कॉल सेंटर पे एक आदमी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि उसके कोई भी कॉल आए, रिसीव आए, तो वो क्या करेगा, एक दूसरा कोई कंपनी को बोल देगा कि देखिए मेरे आप अपने यहाँ से कोई एम्प्लॉय हमें दे दीजिए, हम आपके यहाँ ही उसी कॉल सेंटर में एक अपना आदमी बिठा देंगे जो आपको क्या करेगा, जो हमारा जो रेगुलर कॉल है वो हमारा क्या करे, रिसीव करे और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन दे। बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो गया, उसे जो है एक अलग प्रॉपर कॉल सेंटर या फिर जो है अपना कॉल इंक्वायरी के लिए किसी को बिठाना नहीं पड़ा, वो वहीं किसी दूसरी संस्था से हेल्प लेकर के क्या हो गया, वहीं पे उसका एक अपना एक इंक्वायरी बैठ गया, है ना। इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी करने वाले लोग बैठ गए, उसका एम्प्लॉय बैठ गया, लेकिन वह क्या किया, है ना, वो तो कोई हायर नहीं किया, है ना, वो क्या किया, वो किसी को हायर नहीं किया, बस दूसरी संस्था से क्या करिए, बाह्य स्रोती के थ्रू, है ना, आउटसोर्सिंग के थ्रू अपना एक क्या हो गया, इंक्वायरी के लिए आदमी को रख लिया। अब उसे ना कंप्यूटर खरीदना पड़ा, ना किसी प्रकार की कोई भी चीज़ खरीदनी पड़ी, वो क्या किया, आउटसोर्सिंग से कर लिया। अब देखिए कभी भी जो है आउटसोर्सिंग का जो बेनिफिट होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आउटसोर्सिंग का बेनिफिट क्या क्या होता है। देखिए आउटसोर्सिंग का सबसे पहला जो है आपको मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप जो है ऐसे जो है एक संस्था को हायर किया है, जो संस्था क्या है फुल्ली ट्रेंड संस्था को, जिससे अगर मान लीजिए कॉल सेंटर को आपने हायर करा होगा अपने इंक्वायरी के लिए, लोगों को मिल गए, है ना, तो पहले उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूट, उसका रिस्क जो है नहीं रहेगा। अब अगली बार अगर मान लीजिए था या कॉल रिसीव कर रहा था, अगर उससे कुछ मतलब तबीयत खराब हो जाती है या उसका किसी भी प्रकार का रिस्क क्या होगा, नहीं होगा, है ना, कोई दूसरा उसकी जगह काम करेगा, लेकिन उसका काम रेगुलर चलता रहेगा, है ना। उसका कॉस्ट क्या हो गया, घट गया। अब ना उसे कोई नया सिस्टम बनाना पड़ा, ना कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ा अपने कंपनी के लिए, बल्कि वो दूसरी संस्था से हायर कर लिया था, तो उसे क्या हो गया, उसका कॉस्ट जो है रिड्यूस हो गया, टाइम बच गया। अब वो अब जो है क्या हो गया, नया अगर वो एम्प्लॉय को लेके आना जाता, उसको एम्प्लॉय को हायर करने में एक बहुत सारा टाइम भी किल होता, है ना, उसको ट्रेन करने में टाइम किल होता, लेकिन क्या हो गया, उसका टाइम भी बच गया, है ना, और साथ ही साथ क्या हो गया, उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई और क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया। तो इन सारे चीज़ों का जो है आउटसोर्सिंग से क्या होता है, बेनिफिट होता है ना। आशा है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पूरा विश्व क्या हो गया, एक बाजार के रूप में आ गया है ना, जिसके कारण क्या हो गया है, अब ना कि हमें वस्तु बाजार मतलब पूरे विश्व से कहीं से भी हम लोग आज सामान खरीद सकते हैं। तो इससे क्या हो गया कि दुनिया एक बाजार के रूप में आ गई है। अब उस उत्पादन के क्षेत्र में भी क्या हो गया, अब जो है अब उत्पादन के क्षेत्र भी अलग अलग। जब एक और हम लोग देखते हैं कि सस्ते श्रम वाले जो सेवा का विस्तार हुआ है, वहीं पे जो है कम लागत में क्या हो गया, लोगों को अब ज़्यादा वस्तु मिलने लग गया, है ना। जैसे चाइना में कम सस्ते मतलब कम पैसे में जो है उन्हें क्या मिल गया, श्रम शक्ति मिल गई। तो वो जब उत्पादन कर रहे हैं तो उससे क्या हो गया, हमें भी जो है लाभ प्राप्त हो रहा है और हमें कम पैसे में, है ना, क्या हो रहा है, कम लागत में हमें वस्तु की प्राप्ति हो जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि, है ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण से हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है समझते हैं कि ये जो उदारीकरण और जो वैश्वीकरण हुआ है ना, इन नीतियों के बारे में हम लोग जब बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक प्रभाव पड़ा है। जैसे तो वहाँ की बहुत सारी जो है ना सेवाएं जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू भारत की छोटी छोटी कंपनियों से जो है ना, वो क्या करती है, अपना सेवा प्राप्त कर रही है। जैसे देखिए कॉल सेंटर की बात हम लोग करें, इंक्वायरी के लिए होता है, करके जो है मेडिकल का हेल्प भी लिया जाता है, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जो है, और भी बहुत सारी जो है सेवाएं जो है आप समझ सकते हैं कि क्या हो रही है। जो अमेरिका जैसे विकसित देश है वो भी क्या कर रहे हैं, भारत से इन सेवाओं को
ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि है ना कि भारत के क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं होती है, सेवा के क्षेत्र में तो ऐसे सेवा थोड़ी होगा, है ना, उसके लिए कुछ बुनियादी सेवाएं चाहिए होती है। ठीक है, अब इन बुनियादी सेवाएं क्या होती है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि देखिए सेवा क्षेत्र के विकास के लिए जो है या तो देश में या राज्य के स्तर पर जो है क्या होती है, बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। ये बुनियादी जो है कहीं कोई भी राष्ट्र क्या कर सकता है, विकास करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जिस देश का जो है हम लोग देखेंगे कि बुनियादी सेवा अधिक होगी, वहाँ पे क्या होगा, औद्योगिक उत्पादन या रोजगार भी क्या होगा, अधिक होगा, है ना। दूसरी ओर जब हम लोग देखेंगे कि अब जो है बुनियादी सेवा की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि हो गया बिहार जो है, भारत जैसे देशों में जैसे कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन सारे जगहों पे जो है बुनियादी सेवाओं की जो है कमी है ना। जैसे कि बुनियादी सेवा क्या होता है तो हम लोग समझेंगे कि बिजली जो है ना, सिंचाई है ना, यातायात है और भी परिवहन, दूरसंचार इत्यादि को ही हम लोग बुनियादी सेवा बोलते हैं, जिसकी कमी होने के कारण क्या है कि विकास का जो है रफ्तार बिहार में क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बुनियादी सेवाएं को हम लोग समझते हैं कि बुनियादी सेवाएं दो तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, वित्त सेवा यानी बैंकिंग हो गया, है ना, बीमा हो गया। इस तरह से ही हम लोग अब देखते हैं क्या, ऊर्जा के लिए क्या है, जैसे कि कोयला हो गया, विद्युत हो गया, है ना, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे यातायात है, तो यातायात के लिए जैसे रेलवे हो गया, है ना, जितने भी सड़कें हैं आज जो है बहुत सारा जो है क्या हाईवेज़ बनाया जा रहा है ना, एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, सड़कें हैं, है ना, या वायुयान हो गया या जलयान हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर जो है संचार सेवा क्या है, जैसे डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन हो गया, मीडिया हो गया, ये सारे जो है क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को जो है हमारे पास पहुंचाते हैं। ठीक है, आधारभूत संरचना के ऊपर तो सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा शिक्षा आ जाता है। देखिए शिक्षा क्या है, एक अनौपचारिक, देखिए शिक्षा भी हम लोग को क्या है, हम लोग को बहुत सारी शिक्षाएं मिली है। पहला हम लोग देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा मिली है, प्रारंभिक, फिर स्कूल गए हम लोग, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में जाते हैं, फिर जो है हाई स्कूल में जाते हैं, फिर हम लोग क्या मिलता है भाई, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं एवं अन्य शिक्षाएं भी प्राप्त करते हैं। अगर नागरिक सेवाओं की हम लोग बात करें तो नागरिक सेवा क्या होता है, जैसे सामाजिक चेतना एवं सफाई अन्य, तो ये क्या है, सामाजिक चेतना कहने का मतलब जो भी आप होता है, जैसे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है ना हमारे, वो सारे के सारे सामाजिक चेतना को बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे पुलिस है ना, पुलिस क्या करती है, समाज की चेतना को बनाए रखती है ना। जैसे जो भी चीज़ें ब्यूरोक्रेट है तो वो क्या करती है, सामाजिक, तो कौन सा आ जाता है, अस्पताल आ जाता है ना, फिर क्या आ जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाता है, नर्सिंग होम आ जाता है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, स्वास्थ्य में। ये सारी चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग जब बात करें किसके ऊपर, है ना, सेवा क्षेत्र में जो है शिक्षा की क्या भूमिका होती है, तो सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका होती है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब मानव पूंजी की हम लोग बात करें तो वो क्या होता है, भौतिक पूंजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, इससे आदि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा करके हम किसी भी देश की उत्पादकता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। भौतिक पूंजी जो है दृश्य होता है, हम देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, मानवीय पूंजी क्या होता है, अदृश्य होता है, उसे हम लोग देख नहीं सकते। वह बिना मानवीय पूंजी के हम लोग भौतिक पूंजी का भी जो है ना, भौतिक पूंजी हो या आर्थिक विकास का जो है कल्पना भी हम लोग, पूंजी के निर्माण के लिए जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है ना, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे पर क्या होता है, विशेष ध्यान देना होता है। अगर हम इस पर विशेष ध्यान देंगे तभी हमारी क्या होगी, मानवीय पूंजी का निर्माण हो पाएगा। शिक्षा के साथ साथ जो कार्यस्थल होता है ना, स्वस्थ कार्यस्थल होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहता है। अब हम इन सारी चीज़ों में जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मानव पूंजी जो है क्या हो जाएगा, सशक्त बन जाएगा। ठीक है, जिससे हमें आर्थिक विकास में क्या होगा, सभी क्षेत्रों में विकास संभव हो पाएगा। अभी जो है हम लोग इसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हम परिश्रम करके जो है जनसंख्या के समग्र भाग को अगर जो है क्या करा दे, भोजन प्रोवाइड करा दे, है ना, उनके वस्त्र को प्रोवाइड करा दे, साथ ही साथ जो है उनको जो है घर प्रोवाइड करा दे, तो इन प्रारंभिक जो समस्याएं, आवश्यकता है ना, उसको अगर हम लोग पूरा कर दे तो हमारी जो समस्याएं हैं
कि जनसंख्या हमारे ऊपर बोझ बन रही है, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब देखिए, हम जब भारतवर्ष की बात करते हैं तो आज जो खासकर जो है तकनीकी, है ना, सूचना IT फील्ड की हम जब बात करते हैं तो विश्व में सबसे अव्वल देशों में भारत की गिनती आती है। जैसे देखिए आप बेंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि शहरों की जब हम बात करें तो ये सारे शहर जो है क्या है, तकनीकी क्षेत्र के जो है प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को क्या होती है, हर साल रोजगार की प्राप्ति होती है। अब जब ये रोजगार इतने सारे मिल रहे हैं तो हम लोग जब देखेंगे कि जब हमारे देश में क्या आया, आधुनिक मंदी आई, है ना, तो उसका सेवा क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, आर्थिक विकास की दृष्टि से जो है किसी भी राष्ट्र या जो है इसमें क्या होता है, उसका सामाजिक, राजनैतिक, है ना, सारी विकास को जो हम लोग देखते हैं, है ना, प्रति व्यक्ति आय को भी देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं कि उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास। और यह प्रक्रिया क्या है, सतत प्रक्रिया है, वह एक दिन में नहीं होगा, है ना, लगातार क्या होता है, चेंजिंग आते रहता है, उसमें भी सतत प्रक्रिया है ना। जब औद्योगिक नीति आई तो उसके उदार के कारण क्या हो रहा है, विश्व में जो व्यापार करने वाले जो विभिन्न देश थे उसके बीच अब प्रतिस्पर्धा आ गई, है ना। अब प्रतिस्पर्धा आने के कारण क्या हो गया कि वस्तुओं की कीमतों में के आधार पर जो है लोग अब गुणवत्ता को भी देखने लगे, है ना। लोगों को अब जानने लगे कि कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है ना। अब वर्तमान में जब मंदी के कारण क्या हो गया, सेवा क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ। अब उपभोक्ता के जो है मांग बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, उपभोक्ता किसी वस्तु का मांग बढ़ रहे थे, लेकिन जो है उत्पादकों के जो है उचित मूल्यों में क्या नहीं मिल पा रहा था। अब जो उत्पादक है वो वस्तु को उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन उसको क्या हो रहा है ना, उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इन उत्पादकों की लागत में क्या आ गई, काफ़ी आय में कमी आ गई, जिसके कारण क्या हो गया, है ना, वर्तमान में जो मंदी का प्रभाव जो है विकसित राष्ट्रों पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो आधुनिक मंदी का भारत पर इसका असर क्या पड़ा, बहुत कम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूंजी बाजार की जो है व्यवस्था अभी बहुत अच्छी है, ठीक है। यहाँ के इंजीनियर आज भी जो है बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं, जैसे कि हम लोग अभी आउटसोर्सिंग को समझे थे, है ना, कि विदेशों में जो विकसित देश है वो अभी अपनी काम करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ के छोटे छोटे संस्थाओं को या छोटी छोटी कंपनियों को क्या कर रहे हैं, वो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। और कैसे जो है यहाँ से लोग, है ना, आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है विदेशों के काम को करके आय की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसका मंदी का प्रभाव जैसे बिहार राज्य पर थोड़ा ज़्यादा पड़ा, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर जो विकसित राज्यों में जाके काम कर रहे थे और वहाँ से जो है क्या हो रही थी, हमें आय की जो प्राप्ति हो रही थी वो तो अब हमें नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या हो गया कि राष्ट्र का जो है ना, बेनिफिट जो हो रहा था उससे की मात्रा में कमी आ जाती है। अब देखिए, भारतीय पूंजी बाजार को जो है मजबूती और जो है श्रम शक्ति की उच्च दक्षता और जो विशाल श्रम शक्ति के कारण क्या हो रहा है, हम लोग, है ना, यह आशा व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाली 21वीं शताब्दी में जो है भारत का विकास उच्चतम सीमा पर, है ना, पहुंचकर जो है विश्व के अत्यधिक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।